वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद का मामला सियासी बयानात, मुलाकातों, जलसों और ऐलानात के बाद अब मुल्क की सियासत बराह रास्त इल्जामात तक आन पहुंची है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 दर्जन से जायद मेंबरान कौमी असम्बली के सिंध हाउस में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जबकि 4 मेंबरान ने मंजर आम पर आकर हुकूमत से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया है। मंजर आम पर आने वालों में फैसलाबाद से राजा रियाज, मुजफ्फरगढ़ से बासित बुखारी, पेशावर से नूर आलम खान और फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर शामिल है। मंजर आम पर आने वाले मेंबरान के अलावा राना कासिम नून, गफ्फार भट्टू, रियाज मजारी, ख्वाजा शराज अहमद, अहमद हुसैन डैड, रामेश कुमार, नुज़रत पठान और वजी अकरम सिंध हाउस में मौजूद हैं। इन मुनरफ मेंबरान से 24 न्यूज़ भी की है। ये क्या कहते हैं, इनका मौक़िफ़ सबसे पहले आपके सामने रखना है। ये हर हरकत करेंगे, ये सिंध हाउस पे भी हमला कर सकते हैं, ये कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन साहब की क्या सब पोजीशन है? जी, वो लंदन में बीमार थे, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए, रिकवरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर वो पाकिस्तान में आएंगे और अपना पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे। तो उनका पूरा जो ग्रुप है वो भी इसी तरफ है आपके साथ? जी, वो हमारे साथ है, उनका पूरा ग्रुप जो है वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। देखिए जी, हमने PTI ज्वाइन की थी, असल में हम थे सूबा महाज के, वो था बेसिकली सदर्न पंजाब के लिए। वो पहले इलेक्शन से पहले जब ये शुनीद हुई तो हमने ज्वाइन किया PTI ने। तो हमारा ख्याल था कि ये हम दे विल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि जो जिस इलाके से मैं हूँ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आप नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जो भी हों, उसके लिए अगर मेंबर्स सारे तैयार हैं। अव्वल तो मैंने ये भी फैसला नहीं किया कि मैंने वोट किसको देना है और क्या करना है और ये कोई इस तरह की एक्टिविटी का कोई पार्ट बनना है या नहीं बनना है, ये बात की बात है। एक इल्ज़ाम को तो इन सब ने रद्द किया है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, हमें कोई ना तो पैसे दिए गए हैं, ना ऑफर हुई है, ना हमने पैसे वसूल किए, बल्कि कुछ मेंबरान तो ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा कुरान पाक पर हल्फ लिया है कि हमने ना तो किसी से पैसे लिए, ना हमें ऑफर हुई है, वोट अपने ज़मीर की आवाज़ पर देंगे। अब ये जो कुछ हुआ है एकदम, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये बताया था कि अपोजिशन की सेफ कस्टडी में इनके करीब लोग मौजूद हैं। अब 1 दर्जन तो नहीं है, रिपोर्टेडली 2 दर्जन और 2 दर्जन से भी ज़ायद लोग बताए जा रहे हैं, तकरीबन 28 लोग बताए जा रहे हैं जो अपोजिशन के पास हैं। अगर 28 है, वाकई ये नंबर 28 है, तो 162 और 28 कुल मिलाकर 200 बन जाते हैं। अब तहरीक-ए-एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 172 वोट चाहिए और 172 से भी ज़्यादा तकरीबन 200 वोट्स का ऑपोजिशन के साथ होना। इसका मतलब तो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला ऑपोजिशन के यहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इमरान खान साहब, अगर मॉरली बात की जाए, इन लोगों का मुनहरिफ अराकीन का सामने आ जाना, तो प्रिंसिपली तो सिचुएशन इज़ वेरी मच अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट इमरान खान साहब। इसके बाद ऑब्वियसली हुकूमत हरकत में आ चुकी है। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने फ़रूख नसीब साहब को मदऊ किया, बुलाया, उनसे कानूनी मामलात पर मुशावरत की, बल्कि अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया, उनसे भी कानूनी मामलात के ऊपर मुशावरत की गई है, क्योंकि स्पीकर इज़ बेसिकली द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, जो गुज़श्ता कई दिनों से ऐसे लगता है जैसे फिल्म मौला किरदार अदा कर रहे हैं, और कभी वो गंडासे की बात करते हैं, कभी मौला जट की बात करते हैं, कभी नूरी नत की बात करते हैं, आज वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। उनको कोई डर नहीं है, ये कहना छोड़ दें, ये पैसों की अट्रैक्शन में है और ये बिकने और बकने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा हुआ ये एक्सपोज हो गए। मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनके चेहरों को लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या कह, आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात में कहा है कि आप गवर्नर राज लगा दें सिंध में। यानी अब ये मुशीर मशवरा दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। और मुशीर कौन खड़े हुए हैं इस वक्त? शेख रशीद साहब, जो खुद कहते हैं कि 15वीं वजारत है जिस पर वो इस वक्त बराजमान है, यानी कैबिनेट के अंदर सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर हैं ऑब्वियसली शेख रशीद अहमद साहब है। और वो क्या कह रहे हैं कि आप जाइए सिंध में गवर्नर राज लगा दें। कहते हैं ये मशवरा दे के अब मैं घर जा रहा हूँ। अब घर जाने से क्या मुराद है? क्या वो बिल्कुल पक्का पक्का ही घर जा रहे हैं? वैसे तो हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि अब रहने के नहीं हैं, अब यकीनन जाने के हैं, जो सिचुएशन लग रही है। अब ये फ्रस्ट्रेशन तो है, इसमें अब हुकूमत क्या करने वाली है, अब यकीनन ये तो हुकूमत के लिए सोचने की बात है क्या करेंगे। लेकिन अहम बात तो इत्तेहादियों के लिए भी है कि अब वो इत्तेहादी जो गुमगू की कैफियत के अंदर थे, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही थी, जो अभी ऐलान
नहीं किया था जिन्होंने, अब वो क्या ऐलान करेंगे और फिर किन कंडीशंस पे? इससे पहले तो कंडीशनैलिटीज की बात हो रही थी, क्या आप अनकंडीशनल सपोर्ट ऑपोजिशन के पलड़े में डालनी पड़ेगी, बिलाखिर इत्तेहादियों को और हुकूमत चलती बनेगी, घर जाना पड़ेगा? लेकिन लगता यह है कि इतना आसानी से तो ये होगा नहीं, क्योंकि आज ही दिन के आगाज में कुछ तकारीब से खिताब हुआ है और वफाकी वज़रा की क्या टोन, क्या लबो लहजा उस वक्त देखने को मिला, इस सारी से इवॉल्व होने से पहले जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। हाउस में जो कुछ वो मकसूद मेमन, डीआईजी साहब और जिस तरह वो फोर्स लेके आए हुए हैं, वो एक अलहदा केस है। जो खरीदो फरोख्त की आड़त मंडी लगी हुई है सिंध हाउस में, वो एक अलहदा केस है। लेकिन कौमी असम्बली और लॉजेस को एफसी और रेंजर्स आउटर साइड को पूरी प्रोटेक्शन देगी और 20 तारीख से लेके 2 तारीख तक रेंजर्स और एफसी के 2000 जवानों की और ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए। मंडियां लगी हुई हैं, इंसानों को खच्चरों, घोड़ों और गधों की तरह बेचा जा रहा है। सिंध हाउस के अंदर जिस किस्म का सेटअप बनाया गया है, मुझे आप बताइए कि आज जिस किस्म की बोलियां लग रही हैं, जिस किस्म के जमीन बेचने की कोशिश करी, इजाजत दोगे तुम लोग? मैं कहता हूं इन लोगों को, बचो उस वक्त से, बचो उस वक्त से जब इमरान खान ने हमें ये कॉल दे दी, नौजवानों को ये कॉल दे दी कि खुद जाके इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोको। सर, क्या हुकूमत जो अपोजिशन कह रही है कि इस पर आप रेड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है? रेड का नहीं पता, लेकिन इस पे देखेंगे, इस पे सख्त एक्शन होगा। और 12 बंदे ढूंढ रहे हैं, सारे बंदों का हमें पता ढूंढना क्या होता है। ये फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे थे वो भी आपके सामने है। अब इट्स अ मैटर ऑफ नंबर गेम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जलसास कि कौन कितना बड़ा जलसा करता है, कितनी बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया जाता है। अब तो मामला यह है कि अगर 21 को इजलास बुलाया जाए तो ऑब्वियसली 28 को इस पर काउंटिंग होनी है। अब इस वक्त रमेश कुमार साहब ने मैं ज्वाइन किया है, रिपोर्टेडली वो भी सिंध हाउस में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रमेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि आपके हवाले से भी कहा जा रहा है कि आप भी सिंध हाउस में हैं, आप भी सेफ कस्टडी में ऑपोजिशन की। आर यू अवेलेबल इन सिंध हाउस राइट नाउ सर? देखिए, मेरा तो अपना घर भी है और मैं सिंध हाउस में भी हूँ। बात सिंध हाउस की या इधर रहने की बात नहीं है, बात यह है कि मुल्क को किस नारकली की तरफ लेके जा रहे हैं आप। जब जिस तरीके की पॉलिटिक्स, मैंने ऐसी 20 सालों की पॉलिटिक्स नहीं देखी जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, जो एडवाइजर मुख्तलिफ एडवाइजर जो दे रहे हैं, हमारे मुल्क को जो है ना बहुत सिक्योरिटी रिस्क में डाला गया है। और मैं समझता हूँ कि OIC से पहले ये सारा जो मरहला है ये क्लियर होना चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी ये है। आज के इस जो है वो इंटरव्यूज के बाद जो अभी मीडिया के ऊपर आए हैं, 33 लोग PTI के जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। तो कम से कम अब खान साहब को मोरली या ग्रेसफुली उनको सोचना चाहिए कि अब मेरा हक नहीं बनता है कि मैं OIC को चेयर करूं, मेरे हिसाब से। रमेश कुमार साहब, आप ये कह रहे हैं कि 33 नंबर है, इससे पहले हमने 2 दर्जन सुना, फिर कहा कि 28 लोग हैं, आप कह रहे हैं 33 है। जी रमेश कुमार साहब, आप कह रहे हैं 33 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुनहरिफ हुए हैं। जी रमेश कुमार साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 33 लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से इन्हिराफ कर चुके हैं, ऑपोजिशन का साथ देने का इरादा रखते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, और ऑब्वियसली जो चार्जशीट वो पेश कर रहे हैं वो भी आपके सामने, और वो कह रहे हैं कि ये सारा मामला OIC जो है इजलास से पहले क्लियर हो जाना चाहिए है। सिंध हाउस से जो दीगर लोग इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं, जो ऑपोजिशन की ऑब्वियसली कस्टडी में है, सिंध हाउस में है इस वक्त, और इसलिए हैं कि उन्हें थ्रेट्स हैं। वो कहते हैं हम पार्लियामेंट लॉजेस में इसलिए नहीं जा सकते कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, और इससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस के जो मनाजर हैं आपने देखे हैं। लेकिन अभी सिंध हाउस में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी नबील कबूल साहब मौजूद हैं, और नबील कबूल साहब तो ये कहते हैं कि देखिए मैं भी इस वक्त सिंध हाउस के कमरा नंबर 6 में मौजूद हूँ, जिसने आना है आके हमसे बात करे, और ये सब लोग हमारे साथ हैं, और अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो नबील कबूल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंफर्म कर रहे हैं कि वो सिंध हाउस में हैं, और वो ही नहीं है बल्कि 33 लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जो इन्हिराफ कर चुके हैं। तो नबील कबूल साहब, इसका मतलब वो जो रिजर्वेशन थी हुकूमत की, और वो जो कह रहे थे कि सिंध हाउस में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो ये बातें तो फिर दुरुस्त निकली? नहीं, तो हमने कौन सा गुनाह किया मुझे बताएं कि कुछ लोग, अगर हमारी सिंध का तो रवाज है कि हमारी पनाह में कोई आता है तो हम उसको पनाह देते हैं, हम उसको सिक्योरिटी देते हैं। और ये सारे जितने भी MNAs हैं PTI के,
ये जब उनको खतरा हुआ पार्लियामेंट लॉजेस में, आपने देखा किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से मारपीट करके एमएनएस को घसीट कर खींच कर लेकर गए, तो उसके बाद उनको अपनी सिक्योरिटी का खतरा हुआ और वो खुद चलकर अपनी मर्जी से सिंध हाउस में आकर रहे हैं। नबील कपूर साहब, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 दर्जन लोग हैं, कुछ के मुताबिक 2 दर्जन लोग हैं। आपको तो पता होगा कि कितने लोग इस वक्त सिंध हाउस में हैं जो आपकी पनाह में हैं? देखें, अभी सारे चैनल्स में चल रहा है, आप भी अपना चैनल भेज रहे हैं, आपकी भी यहाँ पर हम जो है इंटरव्यू करा लेंगे, जितने लोग हैं आपको पता चल जाएंगे। और कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो कहा था कि 12 के करीब एमएनएज है, मैं समझता हूँ उससे कई ज्यादा। मैंने परसों एक चैनल में कहा था कि 21 से 23 के करीब एमएनएज है पीटीआई के जो हमें वोट देना चाहते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो इस वक्त सिंध हाउस में है, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि सिंध हाउस के अंदर और बाहर मिलाकर कोई 21 से 23 लोग आपके पास, यानी 20 से ज्यादा लोगों की सपोर्ट आपके साथ है। इन सबका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, यानी ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे 2018 के इलेक्शंस में, या वो भी हैं जो नून लीग से पीटीआई में शामिल हुए थे? जी जी, ये पीटीआई के कुछ पिछले अदवार में नून में थे, कुछ पीपल्स पार्टी में थे, कुछ इंडिपेंडेंट है। ये पीटीआई के टिकट पे जरूर इलेक्ट हुए, लेकिन ये नजरियाती तौर पर उनसे बहुत अलग थे और इनको अपने मसले मसाइल बहुत है। इनको थ्रेट दिया गया है, इनको ये भी कहा गया है कि अगर आप लोगों ने वोट दिया, ऑपोजिशन की तरफ से वोट अगर आप लोगों ने दिया, तो आप लोगों के घर जला दिए जाएंगे। अभी तो देखिए सिंध हाउस में मीडिया पहुंच गया, कैमरे के सामने ये सब लोग आ गए, तो मुतवक्के है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ही देर में आ जाएगी फिर इन सब लोगों की कलेक्टिवली? जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, ये सारे एमएनए जो है आ सकते हैं। नबील कपूर साहब, देखिए पीपल्स पार्टी बिलखुसूस और फिर बिलमूम जाहिर है तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखती हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक वे है इस तरह से लोगों को सेफ कस्टडी में रखना या वो छांगा मांगा की याद ताज़ा करना? ऑब्वियसली जब उन पर तनकीद होती थी, तो आज ये जस्टिफाइबल होगा फिर? आप समझे नहीं, एक तो देखिए जस्टिफाई इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर आप जबरदस्ती किसी को किडनैप करके रखें, आप एक एमएनएस का इंटरव्यू ले और वो सब, यहाँ तक के मेरे सामने 3 एमएनएस ने कुरान पे हाथ रख के ये बात आपकी मीडिया को बताई है कि हम अपनी मर्जी से आए हैं और उन्होंने 1 रुपया भी जो है 1 पैसा भी नहीं लिया है। तो इसी तरह सारे एमएनएस कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम उठाएंगे कि उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लिया, वो अपनी मर्जी से आए, वो तंग होकर आए हैं क्योंकि वो अपने हल्के में नहीं जा सकते और उनके हल्के के अवाम उनके साथ है इसी मामले पे। तो इसको आप चांगा मांगा वाली सियासत नहीं कह सकते, ये अपनी मर्जी से आए। नहीं नबील कपूर साहब, जमहूरी तर्ज अमल तो ये है कि कोई तहरीक इस्तेहकाक असेंबली में जमा कराई जाती है या वहां पर एक पिटिशन होती, बताया ये जाता कि हमें थ्रेट्स हैं और उसके पेश नज़र हमें कुछ सिक्योरिटी फराम की जाए, या मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल में। इस तरह का कोई रिटन एप्लीकेशन तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस के पास नहीं गई? स्पीकर जब खुद एक पार्टी बन गया है, स्पीकर जब खुद एमएनएस से राब्ता करके स्पीकर कह रहे हैं कि आप वोट जो है ना दें अगेंस्ट तहरीक के खिलाफ, तो जब खुद स्पीकर एक पार्टी बन चुका है और है पार्टी, तो फिर उससे आप क्या इंसाफ की तवक्को कर सकते? देखिए 28 मार्च जो है वो काउंटिंग डे है, लेकिन आपको लगता है कि वो नौबत भी आएगी अब, क्योंकि सूरत हाल तो बड़ी गंभीर होती जा रही है? क्या हालात आपको तसादुम की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम भी? खान साहब ने जो है अपना जलसा 27 तारीख को रखा और 23 मार्च को जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि लॉन्ग मार्च शुरू होगा और 26 तक जो है वो पहुंच जाएंगे। अगर दोनों जमातें वहां पर एक ही जगह पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल तसादम का जो है मुझे बहुत बड़ा खौफजदा एक सिनेरियो नजर आ रहा है। नबील कपूर साहब, इंटरेस्टिंगली सारी ऑपोजिशन पार्टीज कम से कम इस मिनिमम एजेंडे के ऊपर है कि इमरान खान हुकूमत को घर भेजना है या इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद की करना है, लेकिन इस पर ये पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिर्फ और सिर्फ कि लोगों को सेफ कस्टडी में रखना है। ये पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली तमाम तर जमातों के अंदर एक कंसेंसस हुआ था कि ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होगी। नहीं, तमाम जमातें सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी अपना रोल अदा कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब की भी जमात कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको ये भी बताऊं कि जितने एलाइज हैं इमरान खान के, पीटीआई के एलाइज हैं, चाहे वो चौधरी शुजात की ग्रुप हो, पीएमएल काफ हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो,
चाहे वो MQM हो, इन तीनों जमातों का जो है भरपूर हमें ताउन की यकीन दयानी है गारंटी के साथ, और ये हमें लेकिन अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी नबील कबूल साहब, इत्तेहादियों की जानिब से तो कोई ऐसे ऐलानात नहीं हुए हैं। अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट के बाद फिर आप रिएक्शन भी देखते हैं ना हुकूमत की। अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं, अनाउंसमेंट एक दिन पहले आएगा, 24 घंटे पहले आएगा। आप ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट्स हो चुके हैं इत्तेहादियों के साथ, सिर्फ अनाउंसमेंट ही बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात। अच्छा, लास्टली अभी क्योंकि ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि वफाकी वज़रा भी ये चार्ज कर रहे हैं, आज तो बड़ी भारी भरकम इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं कि सिंध हुकूमत का पैसा है, सिक्योरिटी के अंदर लाया गया, बोरियां भरकर सिंध हाउस के अंदर मौजूद है, लोगों को दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले। बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने कमेटी बना ले और उस कमेटी को कहे कि वो सिंध हाउस विजिट करके एक एक MNA से पूछे। जिस तरह आपकी मीडिया, देखे आपकी मीडिया को हमने इजाजत दी है सिंध हाउस में एंटर होने के लिए, हमने बुलाया है, हमने खुद आपके मीडिया को बुलाया कि आए और इन MNA से पूछे कि क्या ये जबरदस्ती इनको हमने रखा है, क्या हमने इनको पैसे दिए। मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ रूम नंबर 6 में, और अभी कुछ देर पहले सारे आपके कोई 5-6 एंकर्स आए, उन सब ने इंटरव्यू लिया है और सब ने कुरान पर हाथ रखा है, सब ने कुरान शरीफ पर हाथ रखा है कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील गबोल हमारे साथ सिंध हाउस से मौजूद थे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मामले पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है। हमाद अजहर साहब, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब जो रिएक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का इस तमाम तर मामले पर, जो मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आ गए हैं। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अवाम की ताकत से अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को हम नाकाम बनाएंगे। अवाम की ताकत से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को कैसे नाकाम बनाया जा सकता है, यकीनन इसका जवाब तो फवाद चौधरी साहब भी दे सकते हैं। लेकिन वो जो 10 लाख लोग इकट्ठा करने का प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, शायद वो उस जानिब इशारा कर रहे हैं, शायद वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि मामला तसादुम की जानिब बढ़ेगा। अब फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ़ोन करके कह रहे हैं वो बड़े मुश्तिल हैं, उनका हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। ये क्या कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि जिस हल्के के लोग मुनहरिफ हुए हैं उस हल्के के लोग को दमादम मस्त कलंदर शुरू कर दे? अब क्या कहने की क्या कोशिश की जा रही है? शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी खुद भी अमेज़ शान है, अभी समझ नहीं आ रही है कि हमने करना क्या है। इस हवाले से अभी डेलिब्रेशंस हो रही हैं। फिर शेख रशीद अहमद साहब का जो मशवरा है वो कहते हैं इसके ऊपर भी अभी मुशावरत जारी है कि क्या करेंगे। लेकिन अभी ये जो मुनहरिफ अरकान असम्बली सामने आए हैं, इनकी क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बार बार बात की जाती है। तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अब वो सामने आ गए हैं। क्या मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता है? मतलब एक तो ऑब्वियसली पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जाता है, तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? असम्बली के स्पीकर को आइन का जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइन का आर्टिकल 95 में तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बारे में है, लेकिन जो शेड्यूल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें सारा तरीका बताया गया है। इसी तरह जो पार्लियामेंट्री एक्ट है 34 और इसी तरह पार्लियामेंट का जो रूल्स है 37 वो भी उसी तरह कॉपी किया है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 2 के मुताबिक है। उस पर कहीं ये नहीं लिखा कि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब जो हैं वो कोई ऐसे मौके पर रूलिंग देने के मिसाल है। रूलिंग देने की इख्तियार नहीं है कौमी असम्बली के स्पीकर साहब के पास, इसलिए कि तो आइन की आर्टिकल 63(1) के तहत कार्रवाई करनी है और इसी तरह आइन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है शेड्यूल 2 के मुताबिक अपने हाउस को प्रोसीडिंग चलानी है। उनका बड़ा आसान तरीका है, वो करारदाद पढ़ के सुनाएंगे और करारदाद नहीं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब ये तो उस वक्त होगा ऑब्वियसली जब काउंटिंग डे होगा, उस वक्त वो करारदाद पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद नंबर्स का मामला आएगा। लेकिन अभी जो MNAs कह रहे हैं और मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो जाएं, सामने आ जाए, तो क्या इस पर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नोटिस ले सकता है या कोई कार्रवाई हो सकती है?
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो अख्तियारात नहीं है, लेकिन हम इस मौके पर आपका चूंकि प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, नेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल लेवल पर, मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा, इंडिया के जो तरीक़ेकार है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 20 से 25 से है, अगर अरकान असम्बली अपनी पार्टी से इतराफ़ करते हुए वोट कास्ट कर जाएं तो वो डिसक्वालिफिकेशन के ज़िम्मे में नहीं आते। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ है। उन्होंने दिया हुआ है आर्टिकल 63A, जिसके तहत कहा गया है अगर वो पार्टी से इतराफ़ करेंगे तो वो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजेगा। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफरेंस भेजने का बड़ा तरीकाकार बड़ा पेचीदा है। पहले पार्लियामानी लीडर जो है वो उन अराकीन ने जिन्होंने इतराफ़ किया उनको शौकात नोटिस जारी करेगा, चार्जशीट करेगा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, वो तमाम डिक्लेरेशन इकट्ठे करने के बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली जो है जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा देगा। यहाँ भी एक बड़ा तरीका अजीब दिया हुआ, कानून ने देखे कैसे दिया हुआ है। कानून में लिखा हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजेगा रेफरेंस, और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब करेंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 30 दिन के अंदर उसको फैसला करेगा, और 30 दिन के फैसला करने के बाद उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाएगी, वो 90 दिन लेंगे। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, ये तो उस वक्त होगा ना जिस वक्त वोट कास्ट हो जाएंगे तहरीक अदम एतमाद के मौके पर। अभी जो कुछ हो रहा है, देखिए तहरीक अदम एतमाद आ गई असम्बली के अंदर, वोटिंग होना बाकी है जो लाइकली टू हैपन ऑन 28 मार्च, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है क्या ये एक्शनेबल नहीं है? पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी, ये लोग जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या सिंध हाउस में सेफ कस्टडी में हैं इस वक्त, ये तो एक्शन ले चुके हैं, तो इनके खिलाफ अब रिएक्शनरी मेजर क्या होगा? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी ऑब्वियसली, अब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक तो पार्टी ले सकती है, दूसरा ये कि क्या ये लोग अब अहल होंगे कि ये वोट कास्ट कर सके, या अपनी पार्लियामेंट्री जो मेंबरशिप है या इस पर कोई ऐसा लीगल एक्शन जो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम लिया जा सके? इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के बारे में आइन खामोश है, साइलेंट है। उसमें यह लिखा हुआ है कि जब तक वो जो सरजद ना हो जाए खिलाफ वर्जी जो है, उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और एक और है बात, हमारे और तर्जमान भी बार बार कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो रूलिंग देकर उनको रावट डालेगा, कदम डालेगा, उनको वोट कास्ट नहीं करने देगा, वोट कास्ट करेगा तो वोटिंग में शामिल नहीं करेगा, ये सब चीजें गैर कानूनी है। तो लास्टली कुंवर दिलशाद साहब, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात खुद वजीर आजम भी लगा रहे हैं, वफाकी वज़रा ने भी कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही, 20-20 करोड़ में ये MNAs जो है इनको 20 करोड़ रुपए में इनकी हमायत मांगी गई है। अगर कुछ ऐसा है या हॉर्स ट्रेडिंग है तो फिर ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नोटिस ले, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन तो है ही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में तो कोई इख्तियारात नहीं है। पहली बात यह कि इनके पास कौन सा जो है कोई ऐसा फार्मूला मैकेनिज्म है कि जो 20 करोड़ रुपए जो उनके सामने पेश किए जा रहे हैं, हुकूमत के पास सारे डॉक्यूमेंट है या सबूत है, तो वो अपने स्पीकर के जरिए रेफरेंस भिजवा दें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जहां तक देखा जी बात यह है कि इतने बड़े बड़े इंतखाबी इस्लाहात हो गए, इन्होंने जो सही बुनियादी जो मामला थे वो इस्लाहात ही नहीं की। आज इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी किया है कि जनाब हमें तो इख्तियारात ही नहीं दिए गए। ठीक है, यानी इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा कार नहीं है, स्पीकर ऑफ द हाउस यानी कस्टोडियन ऑफ द हाउस का दायरा इख्तियार है, लेकिन वो भी तब है जब आप कह रहे हैं कि जब वोटिंग होगी, वोट कास्ट कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद ये रेफरेंस भिजवाया जाएगा और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर ऑब्वियसली अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये सब प्रोसेस उस वक्त शुरू होगा, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, जब जो है वो खिलाफ वर्जी जो है वो सरजद हो जाएगी, उसके बाद पहले तो कोई कार्रवाई करने का मिजाज ही नहीं है, स्पीकर भी नहीं है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है। जब कार्रवाई जब्त हो जाएगी, वोट कास्ट हो जाएंगे, तो तब जाके वो रेफरेंस आएगा, तो फैसला होते होते 6 माह लगेंगे। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। वसीम अख्तर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन इस ब्रेक के बाद वसीम अख्तर साहब की जानिब बढ़ेंगे MQM के मरकजी रहनुमा और हुकूमत के अहम इत्तेहादी। इस ब्रेक के बाद उनकी तरफ आते हैं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं कि अभी आईन इस हवाले से खामोश है, कोई एक्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं हो सकता है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है, जितनी खबरें आ रही हैं और डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। ख़ास तौर पे शहर इक़्तिदार का इस वक्त जो माहौल है वो खासा गर्म है। इस वक्त पे जो
ऐवान वज़ीर आज़म है, यकीन वहाँ पर भी खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। मुशावरती इजलास हो रहे हैं, लेकिन न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी जो है वो भी अब सर जोड़े बैठी है, खासतौर पे इंटीरियर मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने गवर्नर राज लगाने के हवाले से बात की है कि सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहिए है। उस पर अभी थोड़ी देर पहले जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इस पर डेलिब्रेशंस तो हो रही हैं, सोच विचार की जाएगी कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। उस पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब है, बिलावल भुट्टो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जो मरकजी जोमा हैं, अब वो सर जुड़े बैठे हैं इस हवाले से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उसके मरकजी रहनुमा और हुकूमती वज़ीर वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही साहब पाकिस्तान से लंदन जा चुके हैं और उनके लंदन रवाना होने की जो तस्दीक है वो एयरपोर्ट हुकाम ने भी कर दी है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम एक अहम हुकूमती वज़ीर का लंदन चले जाना, और ऐसे मौके पर जब काफ लीग की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अब तो ये दिखाई दे रहा है कि शायद इत्तेहादी जो है वो जो सोच विचार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी डिसीजन शायद हम कंसेंसस के साथ लेंगे और वो अनाउंस तभी करेंगे जब वोटिंग डे करीब आन पहुंचेगा। तो मुझे लगता ये है कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी इत्तेहादियों को भी फैसला करते, और फैसला क्या होगा मुमकिन तौर पर। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि इससे पहले जो इत्तेहादियों की वेटेज बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें कुछ ऑफर्स दी जा रही थी, कहीं पर डेडलॉक्स थे, अब क्या कंडीशंस होंगी? क्या ये अनकंडीशनली अनाउंसमेंट होगी इत्तेहादियों की तरफ से कि वो ऑपोजिशन के पलड़े में अपना वोट डालेंगे? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर हो रही है ख़ासतौर पे हुकूमती रवैये से कि हुकूमत को अब इस बात का इदराक हो चुका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव ऑपोजिशन लेके आई, इस बार पूरी प्रेपरेशन के साथ आई है, 100% प्रेपरेशन है, और उनके पास बिल्कुल उसी जो है वो तरह से पूरे हैं जैसे वो कह रहे थे कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है बल्कि रिक्वायर्ड नंबर से कहीं ज़्यादा नंबर्स मौजूद है। हमने कोशिश की कि वसीम अख्तर साहब से भी बात हो सके, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया ताकि एमकेएम का जो स्टांस है एट दिस पॉइंट इन टाइम वो भी आ जाता। बाहर कैफ प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।